हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की प्रश्नवाली 1.1 के शेष प्रश्न है। तो आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। जो पिछले प्रश्न हैं आपके, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा? HCF 306 HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हमें दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। हल दिया है, ठीक है, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें HCF दिया हुआ है उसने 306 और 657 का HCF हमें कितना दिया हुआ है? LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर 306 और बी बराबर 657, ये हमने मान लिया। तो हमने एक सूत्र देखा हुआ था जो हमने प्रश्न नंबर 3 में किया हुआ था। ठीक है, तो क्या सूत्र था? LCM गुणा HCF बराबर ए गुणा बी, ये सूत्र हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम का कोई मान नहीं है। ठीक है, HCF का मान 9 दिया हुआ है, ए का मान 306 और बी का मान 657। तो हम मान रख देते हैं। तो LCM गुणा HCF 9 बराबर ए बराबर 306, ए का मान 306 और बी का मान 657 हमने रख दिया। ठीक है, अब ये जो 9 है हमारा, ये एलसीएम के गुणा में है। अगर हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब बटा में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा 9। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कौन सी संख्या कट रही है हमारी। तो हमारी एक संख्या कट रही है, 306 हमारा इससे कट रहा है। तो हम देखते हैं इसको। तो 9 एकम 9, इसके बाद में यहाँ पे 9 27 हो जाता है। कितना बचा आपका? 3 बचा, ये हो गया 36। तो 9 चूँकि 36 हो जाता है तो 34 बार ये आ जाता है आपका। ठीक है, तो LCM बराबर 34 गुणा 657 आ गया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं अलग से। तो इसका गुणा होगा आपका, इसका LCM क्या आएगा? LCM 306 और 657 का LCM हमारा होगा, क्या होगा? 22,338। तो LCM होगा हमारा 22,338। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। तो 5वां इस प्रकार: जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकट संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको चेक करेंगे, केवल हमें इसको क्या करना है? चेक करना है। तो देखो, हम इस प्रकार से चेक करेंगे इसको। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रकट संख्या आखिर कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकट संख्या में n दी हुई है, तो n को प्रकट संख्या से प्रतिशत करते हैं। तो n बराबर, देखो n हमारी आपको पता है कि प्रकट संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये अनंत तक जाती है आपकी। तो जैसे मान लो कि हमने 6 की घात यानी कि 6 की घात 1 रखा, 6 की घात 2 रखा, 6 की घात 3 रखा। ठीक है, और 6 की घात अनंत रख दिया। ठीक है, तो हम 6 की घात 1 का मतलब तो 6 होगा, 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36 होगा। ठीक है, और 6 की घात 3 बराबर 6 गुणित 6 बराबर कितना होगा? 216। ठीक है,
तो जो ये लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक, जो संख्या का गुणा होने के बाद जो लास्ट वाली संख्या है इकाई का अंक, इसकी जगह पे जीरो होना चाहिए। मतलब वो यह कह रहा है कि ये जो आप घात लगाते हो इस पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो आना चाहिए, तो हम देखते हैं इसको जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं, इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं 6 का गुणनखंड हमने निकाला तो 2 3 6, ठीक है, और 3 एकम 3, तो इसका गुणनखंड आता है आपका, तो इसका गुणनखंड आएगा आपका कितना आएगा देखो, 2 गुणा 3, तो क्या आ गया 9, 2 गुणा 3 तो 2 3 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसकी घात n हो गई, ठीक है। क्या हुआ 2 गुणा 3, इसकी घात क्या हो गई n हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप को नहीं बनाती, अतः 6 की घात n जहाँ n प्रकृत संख्या है, जो अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी, ठीक है। बस आपको इतना सा ही लिखना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब इकाई का अंक, जब इसका रूप 2 गुणा 5 होगा तब जाके क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो इसका ये जीरो आ जाएगा। लेकिन 2 3 6 के कारण से हमारा प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या। तो देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या में क्या होगा आपका, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। देखो भाज्य संख्या में क्या आएगा आपका, भाज्य संख्या में जैसे 8 हो गया, 8 के बाद में आपका हो गया 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये भाज्य संख्याएं होगी, क्योंकि 14 का आपका 2 से ज़्यादा होगा, 12 का 2 से ज़्यादा होगा, 9 का 2 से ज़्यादा होगा और 8 का 9 से ज़्यादा होगा। जैसे 8 का करके देखेंगे तो 2 से काट दिया, 4 बार आया, फिर 2 से काट दिया, फिर 2 बार आया, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 और 1 4 ही गुणनखंड हो गए। लेकिन अभाज्य संख्या एक तो उसका स्वयं होगा, एक तो वो स्वयं होगी और एक उसका एक होगा। जैसे 7 का
7 गुणित 1 होता है, ठीक है। एक तो वो स्वयं हो गया और एक 1 हो गया। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या हो गई, दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या आपने समझ ली है। अब आइए हम प्रश्न करते हैं। तो हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो आइए उसको करते हैं। हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहली वाली संख्या लेते हैं हम, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 पद बन रहे। अगर कोई भी संख्या गुणा में होगी तो उसका एक पद बनेगा और एक पद ये बनेगा, ठीक है। प्लस या माइनस आ जाता है तो दूसरा पद बन जाता है, तो 2 पद हो गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13। एक बात और समझ लो कि अगर 13 प्लस में है इधर और हम इसको कॉमन लेते तो यहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि उसके साथ में हमेशा जो 13 होता है उसके साथ हमेशा 1 होता है, ठीक है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर 13 और 13 दोनों को कॉमन ले लेते, तो 13 और 13 दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। बचा क्या हमारे पास में, 7 गुणा 11 प्लस 1। ये 13 यहाँ से गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देते हैं, किसका, 7 और 11 का गुणा कर देते हैं। तो 13 कोष्टक में 11 और 7 का गुणा किया तो 77 हो गया। 77 प्लस 1, हम 77 को जोड़ देते तो गुणा 13 गुणा 78। तो ये संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है। यह हमें बताना था, हमने ये बता दिया। अगला हम दर्ज कर लेते हैं, दूसरे वाला आपका क्या है, दूसरे वाला है आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सी संख्या है आपकी कॉमन है, एक तो 5 है आपका, केवल 5 ही है आपका कॉमन, तो हम इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। ये सारा एक पद हो गया पूरा और ये दूसरा पद हो गया। तो हम इस 5 को बाहर निकाले, तो हमने इस 5 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में 5 को निकाल लिया, कोष्टक में क्या क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 5 गया वहाँ से उठ के तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इनका सबका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे इनका सबका हम, तो कितना आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा आपका 5, कोष्टक में आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1, टोटल हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 1008। तो इसको जोड़ देते हैं हम, तो 5 गुणा 1009 जी। तो मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ, चूँकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए यह भाज्य है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 भी हो गया।
अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो हमें उनको बताना है कि कितने समय बाद में वो उसके आरंभिक समय पे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रकार से यहाँ पर एक वृत्ताकार एक गोला है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से चलता है आपका कौन? सोनिया। यहाँ से सोनिया है, सोनिया है, मतलब दोनों एक ही जगह से। तो कितना चलती है? 18 मिनट चलती है। ठीक है, कितना मिनट चलती है? 18 मिनट में वो पहुँचती है। ठीक है, और यहाँ से रवि चलता है, यहीं से रवि, तो ये कितने में चलेगा? 12 मिनट में चलेगा। ठीक है, 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और सोनिया 18 मिनट में लगाती है। तो हमें इसका निकालना है कि दोनों प्रारंभिक उसी समय पर वहाँ पर उसी स्थान पर कितने समय में पहुँचेंगे। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, हमें बताना है दोनों का समय। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। वहीं रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, वहीं पर रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ में, देखिए इसका हम पहले गुणनखंड करते हैं। तो हम 18 में भाग देंगे 2 से, तो 9 दूने 18 होता है, और इसको 3 से काट देते हैं, हम 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना आ गया देखो 9 का हमारा, 18 का कितना आ गया? 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसके बाद में हम कर लेते हैं 12 का। तो यहाँ पे 12 का करेंगे हम, 12 को 2 से भागेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 12 का गुणनखंड भी कर दिया हमने। 12 गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा, नहीं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड आ गए। तो देखो यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 जोड़े बने, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जो जो बने हमारे। तो एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम बराबर आपका आएगा यहाँ से 2, ये 2 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 2 गुणा 2, क्योंकि यह सिंगल है इसलिए इसको इस बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखा, और इस 3 को भी एक बार लिखा, इस 3 को भी एक बार लिखा, 2 को एक बार लिखा, और इस 2 को भी एक बार, और इस 2 को भी। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देते हैं। तो 2 दूने 4 और 3 तिया 9। ठीक है, 4 गुणित 9 तो बराबर कितना हो जाता है? 36। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में 36 मिनट लगेगी।
तो उसे कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।